सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। देखो गाइस, सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे तो भाई सबसे पहले वो जाके देखो। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने चैनल फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंटिन्यू लेक्चर, सीईटी के लेक्चर कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू आ रहा है। और राहुल सर का जो मैथ होगा गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे आ रहा है, जिसको मैंने टाइटल में मेंशन किया। तो चलो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये सीटी का क्वेश्चन है, बट गाइस ये बहुत बार जेई मेंस और नीट में भी आ चुका है। तो देखो, इसके अंदर है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चीज समझना है। बस वो छोटा सा चीज जिसको पता है ना भाई, उसके लिए बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? थ्री लिक्विड्स है सेम सरफेस टेंशन, मतलब तीनों लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम, मतलब टी क्या है? सेम है। डेंसिटी रो 1 रो 2 एंड रो 3, मतलब डेंसिटी तीनों लिक्विड का अलग अलग है। मतलब रो 1 इज ग्रेटर एंड रो 2 इज ग्रेटर एंड रो 3। अगर आपको एक चीज पता है ना, आपका आंसर तो यही आपको मिल गया है, यही मिल गया है। बट फिर भी हम थोड़ा पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। इन थ्री आइडेंटिकल कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इज सेम, तीनों का कैपिलरी राइज मतलब एच सेम है, और उसका अगर ये सेम है तो रेडियस भी सेम है। द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3, ये जीरो नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 है गाइस, वो प्रिंटिंग में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन अपने को फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन परफेक्ट है। मैं तो बोल रहा हूं अभी देख के ही समझ में आ रहा है। अगर आपने अच्छी खासी थोड़ी प्रैक्टिस की है ना, तो आप ये देख के ही डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना सिंपल जेई मेन और नीट में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने बार बार बोला है कि सीईटी बहुत सिंपल होता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। अब इसके लिए कैपिलरी राइज है, तो कैपिलरी राइज के लिए आपको एसेंट फॉर्मूला मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर। जो एसेंट फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ओके, अब यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया, पर यहाँ पे वो कॉस थीटा है, तो मैं ये फॉर्मूले को भी आपके लिए, वैसे इतना सॉल्व तो करना नहीं रहता, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आपके लिए मैं इसको कॉस थीटा के कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो ये ऊपर चला जाए और ये 2T नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल एच आर रो जी अपॉन 2T। क्लियर? अब गाइस, यहां अभी हमने देखा कि कैपिलरी राइज सेम, मतलब हाइट भी सेम है, अब उसका ट्यूब का रेडियस भी सेम रहेगा। अब डेंसिटी तो अलग अलग है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट ही होता है। और टी भी सेम है, यहाँ लिखा है सरफेस टेंशन, लिखा है लिक्विड है सेम सरफेस टेंशन, तो टी भी सेम है और ये तो कांस्टेंट ही होता है। मतलब कहने का मतलब, ये भी सेम, 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 मतलब ये सब कांस्टेंट है। जब भी मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, कांस्टेंट और इक्वल को बाहर निकालता हूँ, तो वहां प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? प्रोपोर्शनल का साइन। तो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी के साथ। कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। आपने को यहाँ कुछ और रिलेशन दिया है, बट यहाँ एक चीज अपने को समझना है, कॉस थीटा के फॉर्म में थोड़ी ऑप्शन दिया हुआ, ओनली थीटा के फॉर्म में ऑप्शन दिया है। अब ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूं ना, यही अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? देखो, एक चीज मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर हम एंगल को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुना। एंगल, अगर मैंने कॉस थीटा लिखा है, कॉस 0 डिग्री लिखा है, कॉस 0 डिग्री मतलब एंगल को मैंने डिक्रीज कर दिया है, एंगल को कम कर दिया है। एंगल को जब मैं कम कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्स हो जाती है। एंगल डिक्रीज किया, वैल्यू मैक्सिमम हो गई। एंगल कम, वैल्यू मैक्सिमम। अब वही एंगल को अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एंगल को अगर मैंने बढ़ाया तो एंगल को कम, एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहां भी अगर 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 90 डिग्री को मैंने क्या किया? एंगल को इंक्रीज किया है, तो वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। मतलब कहने का मतलब, कॉस थीटा की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अगर ओनली थीटा का मैं डेंसिटी के साथ बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां डेंसिटी बढ़ेगा वहां थीटा, ओनली थीटा की बात करूं, थीटा क्या होगा? कम होगा। ओके, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो थीटा क्या होगा? कम होगा। ये दिमाग में रखना, मैं कॉस थीटा नहीं बोल रहा, उस थीटा, क्योंकि गाइस कॉस, अगर मैं एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और कॉस 90 डिग्री मतलब एंगल को मैंने इंक्रीज किया तो वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब अगर बस ओनली थीटा की बात करूं तो थीटा इसके साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 है, वैसे तो इसमें और आप लिख सकते हो, बट डायरेक्ट अब इसको उल्टा कर दो ऐसा। अब ये ऐसा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो आपने लिए वैल्यू कौन सी हो जाएगी? सी, ये वाला। समझ में? तो ये आपको पता रहना चाहिए, जो मैंने यहाँ बहुत हिंट, बहुत सिंपल सा बताया।
कि अगर मैं एंगल को डिक्रीज करता हूं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं फिर से अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं एंगल मैंने cos 90 ले लिया, मतलब cos 90 ले मतलब एंगल को बढ़ा दिया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में? तो ये रिलेशन, अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओनली थीटा की बात करूं तो ये इसके साथ क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ ये P1 इज ग्रेटर P2 किया, तो मैंने डायरेक्ट इसको उल्टा कर दिया कि θ1 इज लेस देन θ2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलो बढ़ते हैं हम आगे और इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन रेडियस व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड ए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कैपिलरी ट्यूब को मैंने लिक्विड ए के अंदर जब डीप किया तो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज हुआ वो कितना हाइट पे राइज हुआ है, 5 मीटर। 5 मीटर मतलब लिक्विड जो ऊपर तक राइज हुआ है वो कहां तक राइज हुआ है, 5 सेंटीमीटर तक राइज हुआ है। इफ द ट्यूब इज डिप्ड इन अ सिमिलर मैनर इन अनदर लिक्विड, मतलब उसी सेम ट्यूब को मैंने क्या किया, एक दूसरे लिक्विड बी के अंदर मैंने क्या किया, जब डीप किया तो यहां कुछ कंडीशंस दिया हुआ। कंडीशन क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल द वैल्यू ऑफ लिक्विड ए। क्या लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ क्लियरली आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने एक ए लिक्विड लिया हुआ है, इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है, मान लो इसके अंदर ए लिक्विड है। इसके अंदर जब मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला हुआ है, डाला पहले इसके अंदर, तो इसके अंदर जो लिक्विड राइज हुआ है वो कितना राइज हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब पहला अपने को जो कंडीशन दिया हुआ है H1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, उसी सेम ट्यूब को लेके जाके, सेम कैपिलरी ट्यूब को लेके जाके मैंने लिक्विड बी के अंदर डाला, लिक्विड बी के अंदर डाला, ओके, लिक्विड बी के अंदर डाला। तो क्वेश्चन ये है कि लिक्विड बी के अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड कितना राइज होगा, वो अपने को H2 फाइंड करना है। और इस लिक्विड का डेंसिटी यहां लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि इन अनदर लिक्विड बी ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल द वैल्यू ऑफ लिक्विड ए। तो मतलब कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरा वाला लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी और क्या लिखा हुआ, सरफेस टेंशन, मतलब सेकंड वाले का सरफेस टेंशन पहले वाले के सरफेस टेंशन का क्या है, डबल है। मतलब डबल यहां लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिमिलर मैनर इन अंदर लिक्विड बी ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल द वैल्यू ऑफ लिक्विड ए। तो सरफेस टेंशन जो दूसरे में मैंने डीप किया पहले वाले का डबल है, और डेंसिटी भी पहले वाले के कंपैरिजन में क्या है, डबल है। ये हमें कुछ कंडीशन दिया हुआ और हमें फाइंड करना है कि मैं जब दूसरे लिक्विड में उस सेम कैपिलरी ट्यूब को डालूंगा तो उसके अंदर कितना लिक्विड राइज होने वाला है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा गाइस, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, सेम एसेंट फॉर्मूला ही यूज करना है। अब इसके अंदर H1 H2 है तो सेम बात है कि अपने को क्या रेशियो जैसा कुछ फाइंड करना है, H1 अपॉन H2 जैसा कुछ फाइंड करना, क्योंकि H2 फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, रिलेशन जैसा होगा H1 अपॉन H2। तो देखो यहाँ एसेंट फॉर्मूला क्या था, मतलब जो हम H वाला फॉर्मूला निकालते थे लिक्विड राइस वाला, क्या था, H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी। अब इसके अंदर क्या लिखा, एंगल ऑफ कांटेक्ट की सेम, ऐसा एज्यूम करना है कि दोनों जब हमने कैपिलरी ट्यूब डाला हुआ तो उसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम, मतलब cos थीटा भी समझ लो यहाँ क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ रिलेशन बनाता हूं, चलो क्या है, H1 इक्वल टू 2T1 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा तो सेम है तो वहां 1 2 डाल के कोई मतलब नहीं है। अब रो डेंसिटी पहले वाले का मैंने 1 लिख दिया, आर अगर हम यहाँ देखते क्या लिखा हुआ है, क्या, क्योंकि सेम ट्यूब, वही सेम ट्यूब मैंने कैपिलरी 1 में भी डाला है, वही सेम ट्यूब कैपिलरी 2 में भी डाला है, क्योंकि ये जो आर है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है तो ये भी सेम रहेगा, तो यहाँ भी R1 R2 डाल के कोई मतलब नहीं है। और जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ भी 1 2 डाल के कोई मतलब नहीं है। अब H2 मैं यहाँ लेता हूँ, अब सेम यहाँ 2T2 हो जाए, और थीटा तो सेम है तो यहाँ 1 2 डाल के मतलब नहीं है। रो 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। आर वही सेम ट्यूब मैंने दूसरे में उठा के रखा है तो यहाँ भी आर 1 2 लिख के मतलब नहीं है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होता है, सेम होता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है गाइस, मुझे तो H2 फाइंड करना है ना, तो H2 मैं ऊपर रखूंगा और H1 मैं कहाँ रखूंगा, नीचे रखूंगा। ओके, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना है उसको ऊपर रखो और जो हमारे पास दिया हुआ उसको नीचे रखो। अब H2 ये फॉर्मूला लिखो, क्या लिखा हुआ है देखो, 2T1 cos थीटा
अपॉन रो वन आर जी। अब मैं क्या करता हूं, H1 डिवाइड में, इसीलिए जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई में लिखूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर ये नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं। तो देखो ये ऊपर लिखेंगे रो टू आर जी अपॉन 2T2 कॉस थीटा। अब देखो गाइस यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया, पहले कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 कैंसिल हो गया, देन इसके बाद R कैंसिल हो गया, देन G कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हुआ क्या, हाँ कॉस थीटा, क्योंकि सेम है वो, हमने सेम एंगल लिया तो वो भी कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचा है, अगर मैं देखूं तो ऊपर बचा है T1 और नीचे बचा है रो वन, और यहाँ क्या बचा है रो टू और नीचे बचा है T2, ये बचा है। अब यहाँ में कुछ तो वैल्यू दी है, हमें H1 की वैल्यू दी है, तो H1 की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा। देखो H1 की वैल्यू कितनी दी है 5, तो देखो H2 मैंने ऊपर ऐसे रखा H1 की जगह, पहले मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ। चलो अब मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा, जो जो वैल्यू मुझे यहाँ गिवन में दिया वो सभी वैल्यू वहां पुट करूंगा। तो चलो फटाफट वैल्यू पुट करता हूँ। तो H2 तो फाइंड करना है, H1 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल, अब T1 ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं है, हाँ रो टू की वैल्यू है 2 रो वन, ओके। देन इसके बाद T2 की वैल्यू कितनी है 2T1। तो देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया, अगर आप ध्यान दोगे T1 गए हो, रो वन गए हो, 2 गए हो, तो मतलब बचा क्या, अरे सब चले गए हो ना, तो क्या बचा भाई, एकदम सिंपल कुछ नहीं। मतलब क्या बचा है बताए, अगर मैं यहाँ थोड़ा ऐसा कर दूं, यहाँ देखो क्या बचा है H2 अपॉन 5 इक्वल 1/1, मतलब देखा जाए तो 1 बचा है, 1 बचा है, 1/1 मतलब 1 बचा है। और 5 को इधर लेके चले जाओ, 5 1 5, 5 आ गया। बट गाइस यहाँ अगर ऑप्शन में आप देखते हो, अपने को दिया सेंटीमीटर में है, बट अपने को मतलब जो अपने को मतलब जो क्वेश्चन दिया था वो सेंटीमीटर में, बट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मीटर में, इसलिए अपना आंसर जो 5 आ रहा है वो कहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने निकाला है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था बट आंसर मीटर में, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको भी, ये सेंटीमीटर में आया है, इसको अपने को मीटर में करना पड़ेगा। तो 5 × 10⁻² होता है। अगर मैं इसको ऑप्शन वाइज लिखूं तो -2 है, इसलिए 2 डेसिमल आगे, 2 डिजिट आगे 0 लगा दो, ये 1। अब यहाँ एक ही डिजिट है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, और इसके आगे डेसिमल, ये हो गया 0.05 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देखोगे अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन है एसिड फॉर्मूले से है ना, कैपिलरी राइस का ही हो रहा है, तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ सोप फिल्म ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर। इससे रिलेटेड आप अपने को अपने बुक के अंदर आप सभी को पता है एक डेरिवेशन भी था। फ्रेम ऑफ वायर, एरिया 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बात है भाई। इफ द एरिया ऑफ द सोप फिल्म इज इंक्रीजेस, मतलब चेंज इन एरिया, ऑलरेडी अभी देखो फॉर्मूला लिखूंगा ना, ये सब चीजें अपने आप मिल जाएगी। तो soap film is increases to 5 × 5 centimeter square. The work done in the process will be surface tension of soap solution is 2.5 × 10⁻²। देखो सबसे पहली बात तो गाइस, इससे रिलेटेड जब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए अब सोप सॉल्यूशन है तो दोनों साइड है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2T चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, ये वाला फॉर्मूला, ओके। T मतलब टेंशन और ये हमारा डेल्टा ए मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, जिसके थ्रू हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस P तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, और चेंज इन सरफेस एरिया पहले पहले कितना था बाद में कितना था, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो चलो मैं फटाफट फटाफट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। पहले अपने को क्या दिया हो वो लिख लेते हैं। पहला एरिया 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब 3 को मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया निकालना है, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9 × 10⁻⁴। देन इसके बाद आगे दूसरा 5 × 5, तो A2 कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25 इंटू
सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। अब गाइस A1 और A2 निकल गया, बट हमें चेंज इन एरिया चाहिए ना, चेंज इन एरिया चाहिए। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 9 इंटू 10⁻⁻⁴। 25 में से 9 माइनस करूंगा तो मेरे दोस्त डायरेक्ट 16, और 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 25 माइनस 9 16, और 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया मुझे मिल गया। बट मुझे क्या निकालना था, मुझे तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 2T डेल्टा ए। अब 2 सरफेस टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 2.5। देखो गाइस, हाँ फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने 10⁻⁻⁴ से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो मेरे दोस्त ये सेंटीमीटर में था, हमें किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में। तो एक के लिए, एक के मतलब यहाँ दो वैल्यू दी है ना, तो पहले के लिए 10⁻², दूसरे के लिए 10⁻², इसलिए यहाँ 10⁻⁴ हो गया। सेम यहाँ भी टोटल ये दोनों के लिए, पहले के लिए 10⁻², दूसरे के लिए 10⁻², तो ये कितना होगा 10⁻⁴, इसीलिए 10⁻⁴ है। नहीं तो पता चला सर पीटते रह जाओगे, बोलोगे सर ये कहां से आ गया, सर ये कहां से आ गया। अब वैल्यू रखो टी। वैसे आप सीटी का एग्जाम दे रहे हो तो छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मेरी आदत है कभी कभार मैं बता देता हूँ टी, कभी कभार क्या हमेशा ही बताता हूँ। टी टेंशन क्या लिखा हुआ है 2.5, ये वैल्यू दी है ऑलरेडी, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, -2। अब चेंज इन सरफेस एरिया ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, कितना है 16 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो डायरेक्ट ये 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 को 16, अब 10⁻², 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻6 हो गया, 16 5 80 है क्या कहीं आंसर, हाँ जूल, वर्क का है तो जूल ही होगा, डी। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो मैंने बिना मतलब देखो मुझे आपको छोटी छोटी बताना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा चीज इतना लंबा उसको लेंथी सॉल्व किया, जबकि एक झटके में सब सॉल्यूशन ये सब फटाफट फटाफट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक एक क्वेश्चन ये लोग भूल गए, ठीक कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, हम लोग लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ फर्स्ट स्पेरिकल ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर आपको याद होगा, एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला जिसके अंदर PI माइनस PO, मतलब हमने हमारे 12 के अंदर भी ये था, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ऐसा वाला याद होगा। ओके, देन इसके बाद 2T/R, ये हमने ड्रॉप के लिए निकाला था, बबल के लिए 40/R, बस हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 40/R था एक्सेस प्रेशर का, अगर आपको याद होगा। रे 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 बुक गिर जाएगा, एक मिनट, हाँ तो फटाक से क्या लिखा हुआ है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ फर्स्ट स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 टाइम दैट ऑफ सेकंड स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ फर्स्ट स्पेरिकल ड्रॉप, मतलब अंदर के एक्सेस प्रेशर स्पेरिकल ड्रॉप का 3 टाइम है सेकेंड स्पेरिकल ड्रॉप के इनसाइड द वाटर के प्रेशर का। मतलब कहने का मतलब गिवन क्या लिखा हुआ है यहाँ, गिवन में फटाक से लिख दो, तो जैसे क्या लिखा हुआ है, पहले वाले का जो एक्सेस प्रेशर है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोनों का, चलो जिससे आपको समझेगा। अब ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, अब दो स्पेरिकल ड्रॉप के बारे में दिया हुआ है, तो दोनों का मैं अलग अलग लिखूंगा, P1 इक्वल टू 2T, और दोनों वाटर का ही है इसलिए टेंशन सेम रहेगा, R1 रेडियस तो अलग अलग रहेगा ना, दोनों ड्रॉप अलग अलग रहेंगे, तो दूसरे वाले के P2/2T/R2 दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहला वाला जो स्पेरिकल ड्रॉप है, ओके, वो दूसरे वाले स्पेरिकल ड्रॉप के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 टाइम दैट ऑफ सेकंड स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। पहला वाला स्पेरिकल ड्रॉप है वो दूसरे वाले स्पेरिकल ड्रॉप के कंपैरिजन में 3 टाइम पहला वाला स्पेरिकल ड्रॉप दूसरे वाले स्पेरिकल ड्रॉप के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा क्या है, बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा उसका प्रेशर एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। The excess pressure inside of first liquid drop of 3 times that of the second spherical drop of water। मतलब पहले वाले का एक्सेस प्रेशर दूसरे वाले के एक्सेस प्रेशर से 3 टाइम क्या है, ज्यादा है। तो P1 इज 3 टाइम ऑफ P2, ये हमने गिवन में लिख दिया।
अब और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट स्पेरिकल ड्रॉप टू दैट ऑफ द सेकंड स्पेरिकल ड्रॉप। भाई कुछ और ही पूछा है, मतलब रेशियो किसका, पहले वाले स्पेरिकल ड्रॉप का और दूसरे वाले स्पेरिकल ड्रॉप के मास का अपने को रेशियो फाइंड करना है। दिया कुछ और है, फाइंड कुछ और करना है, और हमें मास फाइंड करना है। पहले वाले स्पेरिकल ड्रॉप का मास एंड दूसरे वाले स्पेरिकल मास के ड्रॉप का, दोनों का क्या फाइंड करना, रेशियो फाइंड करना है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ जो हमें ये दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला हमें पता है उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ P1 इक्वल टू 2T, वाटर सेम है तो टेंशन सेम रहेगा, इसलिए T मैंने T1 T2 नहीं लिखा हुआ। अब स्पैरिक का, क्योंकि ये देखो इसका जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर पहले वाले का जो प्रेशर है वो इस दूसरे वाले के 3 टाइम ज्यादा है, इसलिए दोनों का रेडियस क्या होगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए पहले वाले का R1 लिया है, दूसरे वाले का मैंने R2 लिया है, याद रखो। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, अब सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला गिवन यूज करना पड़ेगा। P1 इज 3 टाइम ऑफ P2। अब P1 का फॉर्मूला क्या लिखा था, 2T अपॉन R1। P2 का क्या लिखा था, 2T अपॉन R2। अब गाइस क्या होगा पता है, दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा, टी गए हो, देन टी गए हो, 2 भी गए हो साहब। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन R1, और इधर क्या बचा 3 अपॉन R2। अब मुझे निकालना है M1 अपॉन M2, मतलब ऊपर 1 चाहिए नीचे 2 चाहिए, तो इसको भी मुझे उसी रेशियो में लिखना पड़ेगा, ऊपर R1 नीचे R2। तो मैं इसलिए R1 यहाँ लेके आ जाऊंगा तो 3 इधर आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों ऐसा हो जाएगा R1 अपॉन R2, R1 ऊपर चला गया, अब 3 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। ये हमारा R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई। अरे बट सर अपने को R1 अपॉन R2 थोड़ी निकालना था, M1 अपॉन M2 निकालना था, मास का रेशियो निकालना था। कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का। मैं फिर से अब मास लिखता हूँ। देखो कोई भी चीज दिया रहता है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब रहता है। ये जो रेशियो दिया था ना, इस रेशियो का कुछ ना कुछ मतलब था जिससे हमें मिला, इस मतलब का हम यूज करने वाले हैं, M1 अपॉन M2। अब देखो ये मास किस तरह से निकालते हैं, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर बस मुझे मास निकालना है तो मास के लिए, मास निकालने के रो और वी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। रो और वी को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी रो और वी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सी बात है, ये पहले वाले का इसलिए 1 1 लिख दिया, ये दूसरे वाले का इसलिए 2 2 लिख दिया। अब देखो देखो दोनों ही वाटर है। पहला वाला स्पेरिकल जो स्पेरिकल ड्रॉप बना है वो भी वाटर से बना है, दूसरा भी जो स्पेरिकल ड्रॉप है वो भी वाटर से बना है। मतलब दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, रो रो कैंसल। अपने पास क्या बचेगा, M1 अपॉन M2, क्योंकि दोनों ही ड्रॉप वाटर से ही बना है, V1 अपॉन V2। अब जो हमारा स्पीयर बना है वो किसका बना है, वाटर का। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पहले वाला का इसलिए R1 दे दिया। अब सेम दूसरा 4/3 पाई आर क्यूब, बस नीचे 2 दे दूंगा क्योंकि दूसरे वाले ड्रॉप का है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला M1 अपॉन M2 लिख दिया। अब देखो चीज क्या क्या कैंसिल हो जाएगी, 4/3 कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। अब अच्छा R1 अपॉन R2 बचा ना भाई, R1 अपॉन R2 बचा। क्या ही है यार, एकदम सिंपल सा बच्चे वाला क्वेश्चन। अब हम यहाँ लिखते हैं M1 अपॉन M2, और यहाँ क्या बचा, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। में यहाँ ऐसा लिख देता हूँ। अब मुझे पता R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या थी, 1/3 था ना, तो 1/3 का होल क्यूब। अब 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 1/27, इसका आंसर आ जाएगा 1/27। और इसके अंदर जो मतलब रेशियो में निकालना था ना, फर्स्ट मतलब दोनों जो ड्रॉप था, पहला वाला वाटर का ड्रॉप एंड दूसरे वाले वाटर के ड्रॉप का मास 1/27। तो ऑप्शन डी दिया हुआ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था हमारे ग्रुप वालों ने, पता नहीं उनको क्या लगा कि ये क्वेश्चन दिया नहीं, पर अपन छोड़ेगा नहीं, अपन बताएगा। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं जो आपको करना है। पहला क्वेश्चन ये एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख लो।
और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको रीड करके इसका आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और मैं आप सभी को दूंगा, ये वाला सेम टू सेम मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया, बस यहाँ अपने को जो फाइंड करना है ना, ऐसे ही अभी एक फॉर्मूला लेके यूज करना है, किया था, बट यहाँ जो अभी अपने को फाइंड करना है ना, सरफेस टेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरफेस टेंशन। अगर मैं थोड़ा सा याद आपको दिलाना चाहूँ, बस यहाँ थोड़ा चेंज करना है, बट वैसा ही कुछ जैसा है वैसे ही है, बट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने अभी कुछ ऐसा किया था, W इक्वल टू 2T, अभी ऐसा किया था, बस यहाँ थोड़ा कुछ चेंज करना है, याद रहा, कुछ थोड़ा चेंज करना है, बट लगभग उसके जैसा ही मिलता जुलता है। हमें यहाँ टेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करना है। तो अब मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में इन दोनों चीजों का कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर फटाफट फटाफट लिख के हमें बता सकते हैं। ओके, कितने बच्चे? मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ, एरिया भी दिख रहा है, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिखाना, बस अपने को टी फाइंड करना है। ओके, अब इतना तो मैंने बता दिया, अब ये करके दिखाना पड़ेगा। सो गाइस, अब मिलते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर के साथ ही, जो हमारा केटीजी है। और फटाफट फटाफट भाई, जितने चैप्टर फिजिक्स 2 का भी वहां इतने चैप्टर हो गए, फिजिक्स 1 का भी हो रहा है, राहुल सर का हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, भाई कब पढ़ोगे? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।